पहला एडिटोरियल लेबर लॉज के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है जिसके थ्रू लेबर लॉज का फायदा कौन सी इंडस्ट्री उठा पाएगी, कौन सी नहीं उठा पाएगी, वो फर्क पड़ेगा काफी ज्यादा। तो उसके ऊपर एडिटोरियल है। अ, देखो, बैकग्राउंड छोटा सा है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 सरकार ने इसलिए बनाया था ताकि जब भी किसी फैक्ट्री में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको बातचीत से सुलझाया जा सके। राइट। अब बात यह है कि आपने बोला कि इंडस्ट्री में कोई डिस्प्यूट होता है, लेकिन क्या इंडस्ट्री है क्या इंडस्ट्री नहीं है आपको नहीं पता, कैसे डिफाइन करोगे? तो उसके लिए काफ़ी डिस्प्यूट्स रहते थे। तो 1978 में सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। ये वाला केस था बैंगलोर वाटर सप्लाई केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 7 जज बेंच ने एक फैसला दिया था कि कोई भी फैक्ट्री या कोई भी मतलब एक इंडस्ट्री, जिसको हम आम भाषा में इंडस्ट्री कहते हैं, कानून के हिसाब से वो इंडस्ट्री है या नहीं, यानी कि उसके वर्कर्स को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट यूज करने का अधिकार है या नहीं, ये डिपेंड करेगा थ्रू अ ट्रिपल टेस्ट। क्या चीज? कि क्या वहां पे एक सिस्टमैटिक तरीके से, मान लो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री का मालिक कहता नहीं जी यहाँ पे वर्कर्स को अधिकार नहीं है इस एक्ट का यूज करने का, तो ये देखा जाएगी क्या उस फैक्ट्री में सिस्टमैटिक तरीके से काम किया जाता है। हाँ भी, हर चीज का सिस्टम है कि भी ये बंदा ये काम करेगा, यहाँ से माल आएगा, यहाँ से माल जाएगा, वगैरह वगैरह, एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे प्रॉपर एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉइज हैं, ये मालिक है कंपनी के, ये काम करने वाले हैं, ये चीज देखी जाएगी। एंड तीसरी चीज, क्या वहाँ पे जनता के लिए गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जा रही है? हाँ जी, बनाई जा रही है। अगर ये तीन चीजें एप्लीकेबल हैं, ये तीन चीजें फुलफिल हो रही है, तो अब सरकार मान लेगी कि हाँ वो एक इंडस्ट्री है, वहां के वर्कर्स को जो भी लेबर लॉज वगैरह हैं उनके तहत उनको पूरा अधिकार मिलता है। ठीक है? क्योंकि ना क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी फैक्ट्री में एज अ वर्कर काम कर रहे हो, 8 घंटे की शिफ्ट है, किसी दिन आपको 12 घंटे रोका जाए तो आपको ओवर टाइम मिलेगा। लेकिन जो मैनेजर होता है, मैनेजर को 14 घंटे भी काम कर रहा है, उसकी काम 8 8 घंटे करना है मैनेजर को काम, लेकिन 14 घंटे भी काम कर रहा है तो भी उसको ओवर टाइम नहीं मिलेगा। फर्क क्या हुआ दोनों में? वो वर्कर है, वो मैनेजर है। डेजिग्नेशन का फर्क हो गया। आपके जो स्विगी और जोमेटो वाले आते हैं ना, पता नहीं कि ऑफिशियल डेजिग्नेशन क्या होती है? पार्टनर। दे आर पार्टनर्स। इसको वर्कर बोलना, इसको मैनेजर बोलना, किसी को पार्टनर्स बोलना, वही सब डेजिग्नेशन इसलिए फैंसी दी जाती हैं ताकि कुछ लॉज इनके ऊपर एप्लीकेबल ना हो पाए, ये लोग लॉज का फायदा ना उठा पाए। तो वही काम होती थी यहाँ पे, कहते थे कि लोग पूरा इंडस्ट्री की इंडस्ट्री उड़ा दो, कह दो जो हमारी तो फैक्ट्री ही नहीं है, ये तो ऑफिस है जी, छोटा सा ऑफिस है ये तो। राइट। तो जब 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी तो बहुत बढ़िया रूलिंग थी। इसके तहत आप उल्टी सीधी डेफिनेशन नहीं लगा सकते हो। जो अगर आपका ट्रिपल टेस्ट पास हो रहा है तो यानी कि आपकी एक फैक्ट्री है एंड लेबर लॉज वहां पे अप्लाई होंगे। राइट। लेकिन जो सरकार के फंक्शंस होते हैं जैसे डिफेंस, जुडिशरी, ऑब्वियसली इन चीजों को इस डेफिनेशन से, इंडस्ट्री की डेफिनेशन से बाहर रखा गया था। नॉर्मल सी बात चल रही थी। एक और टेस्ट दिया गया था, डोमिनेंट नेचर टेस्ट। डोमिनेंट नेचर टेस्ट क्या होता है? कि मेन वहां पे क्या काम हो रहा है। जैसे कई बार वो ये कहते हैं ना, डेफिनेशन अलग अलग लगा देते थे। तो माइनर साइड ड्यूटी वगैरह, जैसे मान लो एक वर्कर है, वो पूरा टाइम प्रॉपर फैक्ट्री में जो है प्रॉपर वेल्डिंग का काम कर रहा है, एंड उसको 5 मिनट के लिए बोला जाए कि भाई झाड़ू लगा दियो यहाँ पे, तो मालिक दिखा देगा कंपनी का कि ये तो झाड़ू वाला था, वर्कर तो था ही नहीं यहाँ पे, ये तो 5 मिनट के लिए आता था, झाड़ू लगाता चला जाता था। तो कोर प्रिंसिपल देखो, कोर एक्टिविटी क्या हो रही है वहां पे। तो इस तरह की चीजें थी जिस वजह से लेबर का काफी भला हुआ और करोड़ ऑफ वर्कर्स गॉट द राइट टू एक्सेस द लॉज विच वर मेंट फॉर देम। अब अब क्या हुआ है? अब सरकार ने कुछ टाइम पहले सरकार लाई इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। इसमें क्या क्या सरकार ने, इंडिया में 100 से ज्यादा लेबर लॉस थे। लेबर लॉ नहीं कहोगे, मतलब ऐसा कहोगे कि लेबर रिलेटेड लॉस थे, जिन लॉस का लेबर यूज करती थी, इंडस्ट्री के लिए यूज होते थे उन लॉस का। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकार ने इन लॉस को कंबाइन करके सरकार एक नया लॉ बनाया, सरकार ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि बहुत सारे लॉज ओवरलैपिंग थे, उनमें आपस में ही कॉन्ट्रडिक्शंस थी। तो सरकार ने एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बना दिया। वैसे तो 4 बनाए हैं, ठीक है ना, लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए एक लॉ बना दिया, बढ़िया सा कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत बढ़िया चीज है ये। अब सवाल ये उठता है, एक मतलब दुनिया में एक नॉर्मल सी बात है कि मान लीजिए पहले एक लॉ हुआ करता था, अब एक नया लॉ बन गया है। जो नया लॉ है वो काफी हद तक पुराने लॉ पे ही आधारित है। भाई जैसे अभी वो बने ना, भारतीय न्याय संहिता, वो जो 3 क्रिमिनल लॉज हमने बनाए हैं, है ना, तो वो आईपीसी वगैरह पे ही बेस्ड है। उसी तरह से जो नया आईआरसी है, ये भी पुरानी इंडस्ट्रियल लॉस पे ही बेस्ड है। तो ये वर्ल्ड वाइड एक चीज कन्वेंशन है, माना जाता है कि अगर पुराने लॉ के ऊपर कोर्ट्स ने कुछ फैसले दिए हुए हैं, कुछ इंटरप्रेट किया हुआ है कि इस लॉ में इंडस्ट्री की क्या डेफिनेशन होती है, क्या इंडस्ट्री मानी जाएगी, तो वही सेम इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट्स की नए लॉ पे भी एप्लीकेबल होगी।
क्योंकि लॉ लगभग सेम जैसा ही है, तो इंटरप्रिटेशन भी लगभग सेम ही रहेगी, अनटिल एंड अनलेस आपने लॉ में ही क्लियरली कुछ और लिख दिया हो। ये एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन अब हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट में अगस्त 2026 में 9 जज बेंच बैठी। 1978 में 7 जज बेंच थी, अब 9 जज बेंच है। इसने कहा कि जो 1978 वाली रूलिंग है वो गलत है, वो बाइंडिंग नहीं रहेगी। जो पुराने केसेस चल रहे हैं 2020 से पुराने, वो तो चलते रहेंगे वैसे ही 1978 वाले डिफरेंस के हिसाब से। लेकिन क्योंकि 2020 में आईआरसी आ गया था, इसलिए 2020 के बाद के जितने लेबर लॉज वाले केसेस होंगे, उनमें पर्टिकुलर लेबर लॉ यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री क्या है। ये पुरानी डेफिनेशन नहीं चलेगी। तो केस बाय केस लॉ के अंदर एग्जैक्टली क्या डेफिनेशन दी है इंडस्ट्री की, वो फिर से इंटरप्रेट किया जाएगा, फिर से विवाद खड़े होंगे, फिर से आपको हर चीज को इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर फैक्ट्री इंडस्ट्री में आती है या नहीं आती है, उसके क्या क्राइटेरिया हो पाएंगे, क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। तो पूरी स्टोरी ही बदल दी है सुप्रीम कोर्ट ने, राइट। तो 9 जज बेंच थी, उसमें से आई थिंक 3-4 जजेस ने अपनी डिसेंट लिखा है कि ये जो इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट की टोटली गलत है। क्योंकि जब से प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हुआ है, तब से तो हमें वर्कर्स के राइट्स को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा ये कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कफोर्स भी शुरू हो गई है, हायर एंड फायर की पॉलिसी चल गई है ना, स्टेबल जॉब्स रही नहीं है। तो वर्कर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की हमें और ज़्यादा जरूरत है। जैसे कि आईआरसी में सरकार वो लाई ना अभी, जो 4 लेबर लॉज कोड लाई है, उसमें गिग वर्कर्स को भी इंक्लूड किया गया है, तो बढ़िया चीज़ है। बदलते समय के हिसाब से हमें और ज्यादा वर्कर्स की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन ने वर्कर्स की पोजीशन को कमजोर कर दिया है। ये इसका पूरा बैकग्राउंड है। हिंदू में जो एडिटोरियल आया था वो बहुत ही छोटा सा था, मुझे लगा आप लोग शायद समझ नहीं पाओगे उसमें क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैंने थोड़ा इसमें मतलब सारे एक्स्ट्रा पॉइंट डाले हुए हैं, आपको एक्जैक्टली सेम चीज एडिटोरियल में नहीं मिलेंगी। इस पर क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है? क्वेश्चन सिंपली आ सकता है, क्योंकि ना अभी अगले कुछ सालों में क्या होगा, क्योंकि इंडस्ट्री की डेफिनेशन पुरानी हटा दी गई है, तो नई डेफिनेशन को कोर्ट बार बार इंटरप्रेट करेगा, केसेस जाएंगे, तो इसलिए अगले 3-4 साल तक इस तरह का क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट का, 9 जज बेंच की जजमेंट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा इंडस्ट्री पे। तो इंट्रोडक्शन में तो दे दो कि इसने जो है 1978 की बैंगलोर वाटर सप्लाई वाली जजमेंट को पलट दिया है, इंडस्ट्री के डेफिनेशन को अब रीइंटरप्रेट करना पड़ेगा। 3 चीजों पे क्वेश्चन में पूछा गया इंपैक्ट क्या पड़ेगा, लेबर प्रोटेक्शन पे, इंडस्ट्रियल पीस पे एंड सोशल जस्टिस पे। लेबर प्रोटेक्शन में आप लिखो कवरेज रिस्क, पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से हॉस्पिटल, स्कूल, म्यूनिसिपैलिटी, इनको भी इंडस्ट्री की कैटेगरी में माना जाता था। यहाँ पे भी अपनी लेबर यूनियन वगैरह वो सब चीजें बना सकते थे, लेकिन अब ये सब चीजें हट जाएंगी। लॉस्ट रेमेडीज, जब आपके पास खुद को इंडस्ट्री कहलाने का हक ही नहीं रहेगा, तो फिर आप इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो लॉज हैं, आप वो लॉज यूज नहीं कर पाओगे। आपके लिए जो ट्राइब्यूनल्स वगैरह बने होते हैं, ठीक है, आपस में बातचीत हो वर्कर्स और मालिकों के बीच में, उसके लिए सरकार के जो इनिशिएटिव्स होते हैं, आप उन चीजों का फायदा उठा ही नहीं पाओगे। वीक बार्गेनिंग, अब क्योंकि आप ट्रेड यूनियन बना ही नहीं पाओगे कई जगहों पे, तो बार्गेनिंग कैसे करोगे? सरकार कह देगी, कंपनी कह देगी तो इलीगल स्ट्राइक है, ये लोग रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है, क्यों नहीं है, कानून अलाउ नहीं करता इनको रिकॉग्निशन से। तो इस तरह से वर्कर्स के राइट्स को प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से बंद किया जा रहा है। इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल पीस, अब जब ये सब अन्याय होगा अगर किसी के साथ, तो वो लोग क्या करेंगे? ठीक है बेटा, एक रोटी कम खा लेते हैं, नौकरी गई तो गई, क्या करें जी, मर जाते हैं, उसमें क्या बात है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, लड़ेगा इंसान अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो क्या होगा, लोग केस डालेंगे, उनमें जो पढ़े लिखे होंगे, एनजीओ आएंगी, उनकी हेल्प करेंगी। दूसरी बात, ये तो चलो वीक पॉइंट है थोड़ा सा, कि पुराने डिस्प्यूट उस डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे, नए डिस्प्यूट नई डेफिनेशन चाहिए होगी उनको। लेकिन अनरेस्ट पॉसिबल, कि जब लोगों को दिक्कतें होंगी तो क्या करेंगे? गरीब आदमी को नहीं समझ आएगा तो चीखेगा, चिल्लाएगा। घर में, आपके घर में अगर कोई चीखता है, चिल्लाता है, उसको क्या रीजन है? जब कोई चीज किसी के कंट्रोल से बाहर होती है, उसको उसका सोल्यूशन नहीं पता होता, तो वो चिल्लाता है। छोटा सा बच्चा है, वो कोई काम खुद कर सकता है, उसके सामने खिलौना पड़ा है, उठा सकता है, उठा लेगा। अगर नहीं उठा सकता है, बहुत ही छोटा है, लेकिन चाहिए खिलौना, तो रोएगा। तो वही चीज बड़ों के साथ होती है। हमें कोई चीज अपने आप खुद कर सकते हैं, हम करते हैं। बच्चे को समझा सकते हैं, समझाते हैं। बच्चा नहीं समझ रहा, हमें नहीं समझा रहा, क्या समझाऊं बच्चे को, तुम चीख पड़ते हैं बच्चे के ऊपर, राइट। तो ये जो वायलेंस होता है, वायलेंस तभी होता है जब हम केपेबल नहीं होते हैं, या हमसे कैपेबिलिटी छीन ली जाती है कि हम पीसफुल किसी चीज को सेटल कर पाए। सोशल जस्टिस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो बस ये मत लिखो कि अन्याय होगा, साथ में थोड़े आर्टिकल्स लिख दो कि डीपीएसपी हमें कहता है कि वर्कर्स के हित के लिए सरकार को काम करना है, उससे ये डीपीएसपी के राइट्स कम हो रहे हैं। ठीक, हिट्स द वनरेबल, जो सबसे मतलब आपको प्रोटेक्शन किसको देनी है? अंबानी को प्रोटेक्शन देनी है क्या? प्रोटेक्शन आपने उसको देनी है ना जो बंदा कमजोर है, हेल्प उसकी करनी है जो हेल्पलेस है।
तो जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, कानून उनके लिए बनाए जाते हैं। जो पैसे वाला है वो तो खुद ही अपनी हेल्प कर ही लेता है। तो जिसके लिए कानून बनाए गए हैं, आप उसी के पेट पे लात मार रहे हो। दे विल बी द वल्नरेबल ग्रुप्स विल बी द वर्स्ट अफेक्टेड। ठीक है। तो लेजिस्लेटिव क्लैरिटी शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ वर्कर्स सिक्योरिटी। वेलफेयर इज सेंट्रल टू इंक्लूसिव ग्रोथ। अगर वेलफेयर ही नहीं हो तो इंक्लूसिव ग्रोथ कहां से होगी? सिर्फ गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के अंदर होगी। ठीक है जी। दूसरा एडिटोरियल हम देख लेते हैं। यार आजकल ना एडिटोरियल थोड़े मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से मुझे कम लग रहे हैं। ये थोड़ा लगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये वाला अच्छा है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये थोड़ा पॉलिटिकल बेस्ड है, लेकिन आंसर जो मैंने बनाया है वो नॉन पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बनाया है आंसर। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एडिटोरियल क्या है कि इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन हैज अ ए पॉलिटिकल आंसर। अभी आपने पढ़ा होगा, चाहे गूगल कर लेना, कि इंडिया में जो एफडीआई है वो काफी कम हो गई है पिछले 1-2 साल के अंदर। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हम तो सुनते हैं कि हर जगह पे लाखों करोड़ों रुपए के एमयू साइन करते हैं। हर स्टेट गवर्नमेंट वो इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज करती है। तो अभी रिपोर्ट्स पढ़ना, अब जैसे उत्तराखंड में हुआ था कि जो नॉर्मल आटा चक्की वाले लोग होते हैं ना, जैसे मतलब आपने आटा चक्की खोली, बिजली का कनेक्शन चाहिए था, ऐसे किराने की दुकान खोली, पानी का कनेक्शन चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको छोटा मोटा, है ना? तो उसके लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, सरकार को इन्वेस्टमेंट समिट में दिखाना था कि हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन आई है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की। उन्होंने ऐसे लोगों का भी नाम लिख के लिस्ट बना दी और कह दिया कि हमारे उत्तराखंड के अंदर हजारों कंपनीज आ रही हैं, और उन्होंने लाखों करोड़ की इन्वेस्टमेंट का वादा कर दिया है। मतलब इस तरह से चीज़ों की हेराफेरी करी जा रही थी। इंडिया में कितनी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि इतने सारे एमओयूज़ वगैरह होते हैं, वो सिर्फ एमओयू साइन होते हैं, इन्वेस्टर समिट में अनाउंसमेंट होती है, बट उसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, सिर्फ अनाउंसमेंट होकर रह जाती है। इसलिए लोगों को फिर नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं। अगर इतनी सारी इंडस्ट्री इतने सच में इतनी खुल रही होती, फिर तो लोगों को खूब नौकरियां मिल रही होती। लोगों की कमी पड़ जाती है हमें, सच में इतनी इन्वेस्टमेंट होती तो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है ना। तो इसकी यूजुअल एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही। एक बार हमें ऐसा लगता है कि लोग बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअली इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। अगर आप डेटा को देखो तो उसका रीजन ये दिया जाता है कि वीक डोमेस्टिक डिमांड, लोगों के पास पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए। जब लोग खरीदने को तैयार ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो कोई कैपिटलिस्ट अपनी पैसे लगा के फैक्ट्री बनाएगा, उससे फायदा क्या होगा जब फैक्ट्री चलेगी नहीं? फैक्ट्री के गुड्स की डिमांड ही नहीं है डोमेस्टिक मार्केट में, तो फिर क्या करोगे फैक्ट्री लगा के? तो ये एक रीजन दिया जाता है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, बात भी ठीक है। भाई आए दिन ट्रंप इतने टैरिफ वगैरह लगाता रहता है, तो फिर आप किस चीज़ की फैक्ट्री डालोगे? आपको ये नहीं पता आपका मार्जिन कितना बचेगा, आप उसको एक्सपोर्ट कर भी पाओगे, नहीं कर पाओगे एक्सपोर्ट। ठीक है। एंड तीसरा बैलेंस शीट स्ट्रेस, कि आज से 20-30 साल पहले, 15 साल पहले कुछ कांड हुए थे, इसलिए आज हम फैक्ट्री नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये यूजुअल रीजन दे दिए जाते हैं, और सरकार कहती है हमने तो बहुत सारे स्टेप लिए हैं। तो ये यूजुअल एक्सप्लेनेशन है। आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल कहता है, देखो एक प्रैक्टिकल सी बात है। जैसे आपने सुना होगा ना कि ये अम, नोएडा के पास में जितने जो जेपी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स थे, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट और जेपी विश टाउनशिप वगैरह जो हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे जेपी के। तो जेपी वॉज कंसिडर्ड क्लोज टू मायावती। तो मायावती की सरकार गई तो वो इंडस्ट्रियल ग्रुप भी डूब गया। ठीक है, जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो ऐसे जनरली ये रहता है कि अगर आप थोड़े से भी बड़े बनते हो, आपकी फैक्ट्री है और फैक्ट्री को एक्सपैंड करते हो, तो आसपास के पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, कहते हैं भैया चंदा बंदा दो, हमें प्रोटेक्शन देंगे हम तुम्हें। भाई लोग जो होते हैं ना वो बड़े स्केल पे हो जाते हैं। तो उस हिसाब से इंडस्ट्रीज को फिर प्रमोशन भी मिलता है कि भाई ठीक है, तुम अगर चंदा हमें दे रहे हो, जो हमारी हेल्प कर रहे हो, पॉलिटिशियंस की अगर हेल्प कर रहे हो, तो पॉलिटिशियन तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हें नई फैक्ट्री बनाने में, क्लियरेंसेज में, ठीक है ना, वो सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो इससे होता है क्या कि इंडस्ट्रीज बड़ी बन जाती हैं। हालांकि काफ़ी गलत बात है इस तरह से, बट होता यही है। तो मेन बात क्या है, आर्टिकल में कहा गया है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और पॉलिटिक्स में बड़ा गहरा नाता है। किसमें? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में और पॉलिटिक्स में काफी गहरा नाता है। अब पहले क्या होता था कि इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट होती थी, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग सिंगल नेशनल गवर्नमेंट नहीं थी, बल्कि बहुत सारी रीजनल गवर्नमेंट्स थी। अब जैसे एग्जांपल दिया मायावती का मैंने आपको, ऐसे बहुत सारी अगर रीजनल गवर्नमेंट्स हैं, तो हर गवर्नमेंट चाहती है कि हमें हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है हमें पैसा मिलता रहे। तो उसके लिए हर पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती थी कि हमारे यहाँ सच में इंडस्ट्री लगे, खूब सारी इंडस्ट्रीज लगे, खूब लोग पैसा वैसा कमाएं, एंड फिर हमें खूब चंदा मिले। ठीक है। तो इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती थी हमारे यहाँ पे खूब इन्वेस्टमेंट हो। अब पिछले 10-12 साल में ट्रेंड आपने देख ही लिया है कि रीजनल पार्टीज को टोटली खत्म किया जा रहा है। रीजनल पार्टीज एकदम खत्म हो गई हैं, सिर्फ एक सेंट्रल पार्टी बची है। उसकी वजह से जो इस पार्टी के साथ में है, उसका बिजनेस ग्रो करता है, बाकियों का नीचे चला जाता है। तो आर्टिकल की आर्ग्यूमेंट ये है। ठीक है। तो आर्टिकल में कहा गया है कि इंडिया कुछ बड़े नेशनल चैंपियंस तो बना रहा है,
उनके लिए पॉलिसी भी चेंज कर दी जाती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है, कि पॉलिसी कैसे चेंज करी जाती है इन कुछ बड़ी कंपनीज के लिए। करो, बिल्कुल करो, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ छोटे प्लेयर्स। आप छोटे प्लेयर्स को मत दबाओ, वो अगर बढ़ रहे हैं तो उनको तो बढ़ने दो ना। बड़े प्लेयर्स को एंकरेज करना बहुत जरूरी है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ छोटे प्लेयर्स, ठीक है। एंड सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है? वो इसलिए, अगर सरकार अलाउ कर देगी छोटी छोटी पार्टीज को आने के लिए, छोटी छोटी कंपनीज को आने के लिए, तो जो सेंट्रल कंट्रोल बना है पिछले 10-12 साल में, वो सेंट्रल कंट्रोल छूट जाएगा। जो पॉलिटिकल कंट्रोल बना है पूरे देश के ऊपर, वो सारा छूट जाएगा। इसीलिए चीप रुपी होने के बावजूद, दुनिया में इतनी कम वेजेस देते हैं अपने लेबर को, उसके बावजूद, राइट, सरकार इतना सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, जो चाहिए तुम्हें इकोनॉमी में, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हो, वो सब कुछ है इंडिया में, और बाकी कंट्रीज से ज्यादा है इस टाइम। लेकिन तब भी हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ में सबसे पीछे हैं, सारे रिसोर्सेज होने के बाद भी। चीप रुपी का क्या मतलब हुआ? भाई मान लो, ये एग्जाम्पल आप लोग बोर हो गए होंगे सुनते सुनते, इतनी बार दे चुका हूं मैं ये वाला एग्जाम्पल। जैसे मान लो ये यूएसए है, ये इंडिया है, ठीक है। यूएस वाली कंपनी ने कहा कि भी हमें कुछ माल सामान चाहिए हमें, तो उसने कहा भी हम जो है इस सामान को इंपोर्ट करने के $1 दे सकते हैं, राइट। एंड इंडिया वाली कंपनी ने पहले 60 रुपए था, तो इंडिया वाली कंपनी ने सोचा कि भी ठीक है, $1 है, हमारी कॉस्ट में बैठती है 50 रुपए, हम 60 रुपए में अगर बेचेंगे, $1 में बेचेंगे, तो हमें 60 रुपए मिल जाएंगे, 10 रुपए हमारा प्रॉफिट हो गया, राइट। अब क्या है, अब रुपी चला गया है 90 रुपए पे, $1 = 90 रुपीज। तो फिर एक कंपनी वाला सोचेगा 50 रुपए तो मेरी कॉस्टिंग है, और $1 मिलने से मुझे, मेरे को 90 रुपए मिल रहे हैं, पहले मेरे को 10 रुपए का प्रॉफिट होता था, मेरे को 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो बढ़िया चीज़ है, मेरा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। तो बाकी इंडस्ट्री की जो कैपिटलिस्ट हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, वो और फैक्ट्रीज लगाएंगे, कहेंगे भाई इसमें तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया है, हमें और फैक्ट्री लगानी चाहिए, हमें और आमदनी होगी। दूसरा, ये फैक्ट्री वाले सोचेंगे कि जो बिजनेस इस कंपनी का चाइना, वियतनाम को जाता था, ठीक है ना, क्योंकि रुपी वीक हो गया है, तो हम एक काम करेंगे, इनको $1 की जगह हम $0.9 की कोटेशन दे देंगे, 90 सेंट्स की कोटेशन दे देंगे, ताकि हम तब भी 30 रुपए तो प्रॉफिट कमा ही लेंगे, एंड हमें और भी ज्यादा ऑर्डर मिल जाएंगे। ये यूएसए कंपनी चाइना, वियतनाम की जगह हमें ही ऑर्डर देगी, ठीक है। तो इन सब चीजों के बावजूद आज इंडिया में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो गई है, उसका ये रीजन इस आर्टिकल में दिया हुआ है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो, अ स्ट्रैटेजी बिल्ट अराउंड फ्यू नेशनल चैंपियंस, जैसे तो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी टाइप में, मे डिलीवर स्केल but at the cost of competition. Critically examine this statement in the context of India's growth and employment objectives. ठीक है, तो आप इसमें लिखोगे इसके फायदे होते हैं, बड़े बड़े नेशनल चैंपियन जैसे सिंगापुर है, सिंगापुर में चैबॉल्स बने, चैबॉल्स कुछ फैमिली रन बिजनेसेस थे जिनको वहां की सरकार ने बहुत प्रमोट किया था। जैसे सैमसंग है, सैमसंग वाज अ चैबॉल इन साउथ कोरिया, ठीक है, उसके बहुत फायदे हैं, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं, आप लोग फिर समझ जाओगे, फिर ना वो ये कि आपको पॉइंट सोचने नहीं पड़ेंगे, अपने आप लिख दोगे आप पॉइंट। एग्जाम्पल दे देता हूं, 2009 में जब इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के, तो कांग्रेस की सरकार जीती थी। जिस दिन सरकार जीती थी, उस दिन एक ऐसा काम हुआ जो इंडिया की हिस्ट्री में 70-80 साल में आज तक दोबारा नहीं हुआ, ना पहले कभी हुआ, ना कभी बाद में हुआ। वो क्या हुआ? वो हुआ कि हमारे स्टॉक मार्केट ने डबल अपर सर्किट हिट किया था। जैसे निफ्टी है, निफ्टी में क्या होता है, टॉप 50 कंपनीज, सबसे बड़ी 50 कंपनीज। सेंसेक्स में क्या होता है, सबसे बड़ी 30 कंपनीज। इन सबका वेटेड एवरेज से बनता है सेंसेक्स, इसके वेटेड एवरेज से बनता है निफ्टी। अब क्योंकि कांग्रेस की सरकार आई, तो उनको लगा हाँ भाई ये इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाती है, किसी एक कंपनी को नहीं, सभी इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाती है, इसलिए सभी टॉप इंडस्ट्रीज के शेयर्स शूट अप करें, एंड निफ्टी और सेंसेक्स में अपर सर्किट लग गया कि उससे ज्यादा ग्रोथ अलाउड नहीं है। थोड़ी देर मार्केट बंद रही, उसके बाद मार्केट दोबारा खुली, फिर से एक और अपर सर्किट लग गया। एक ही दिन में 17-18% ऊपर जाके मार्केट बंद हुई है। जो जितना इंसान पूरे साल में नहीं कमा, ग्रोथ नहीं ले पाता, उतना एक दिन में हो गया था। क्यों? क्योंकि सभी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ लग रहा था कि हाँ, जैसे कांग्रेस करती है हमेशा वैसे ही करेगी, राइट। पहले क्या था, पहले कांग्रेस डिपेंडेंट थी लेफ्ट पार्टीज पे। 2008 में हमने न्यूक्लियर डील साइन करी थी, तो लेफ्ट पार्टीज ने समर्थन वापस ले लिया था, और राइट पार्टीज ने नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आई थी। तो लेफ्ट और राइट ने मिलकर बीच में कांग्रेस की पिटाई कर दी थी, लेकिन कैश फॉर वोट स्कैम हुआ था, एंड मनमोहन सरकार बच गई थी। तो 2009 में जब इलेक्शन हुआ, तो बहुत अनसर्टिनिटी थी कि पता नहीं लेफ्ट और राइट वाले कांग्रेस को जीने देंगे नहीं जीने देंगे। जीने दिया, ज्यादा सीटें मिली पहले से, एंड इसलिए इंडस्ट्री खुश हुई, क्योंकि ग्रोथ सबकी होगी।
फेयर कंपटीशन होगा। ये थी 2009 की बात। और अब तो आपको पता ही है, अब चाहे छोटे मोटे इलेक्शन हो स्टेट के या बड़े इलेक्शन हो लोकसभा के, एक ही ग्रुप है जिसके शेयर शूट अप करते हैं, पूरी इंडस्ट्री के नहीं, निफ्टी के नहीं, सेंसेक्स के नहीं, एक ग्रुप के। पहले फायदा किसको होता था सरकारी पॉलिसी से, अब किसको फायदा होता है ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा कह रहा है। जो लोग इंडस्ट्री में बैठे हैं, जो लोग मोटा पैसा लगाते हैं, एक दिन में 50 लाख के शेयर खरीदते हैं, ये वो लोग हैं। वो बता रहे हैं कि एक्चुअली पैसा कहां पे जाता है, गवर्नमेंट पॉलिसी कहां पे बेंड होती है। पहले भी गवर्नमेंट पॉलिसी बेंड होती थी सबके लिए, अब किसी एक के लिए बेंड होती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं अगेन। ठीक है, एग्जाम्पल चाहिए आपको कि सर आप तो ऐसे ही एलिगेशन लगा रहे हो। कोविड के बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट हुए हमारे ऊपर। एक इंपैक्ट ये हुआ कि एशिया का सबसे बड़ा जो स्लम है मुंबई में, उसकी रीडेवलपमेंट का टेंडर को कैंसिल करना पड़ गया। क्यों कैंसिल करना पड़ गया? कोविड की वजह से, रशिया रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। क्या है ये? रशिया रशिया यूक्रेन वॉर 2022-23 में हुई थी, उससे पहले भी टेंशन हालांकि चल रही थी काफी ज्यादा, ठीक है ना। एंड कोविड 2019-20 में आया था। बट 2018 का जो टेंडर था, जो निकाला था, वो एक फॉरेन कंपनी को मिला था, राइट। उस कंपनी ने टेंडर जीता, काम शुरू करने वाली थी, लेकिन सरकार ने टेंडर कैंसिल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर हो गई, कोविड हो गया, कोविड की वजह से हमने कैंसिल कर दिया। मुझे बताओ यार, कोविड की वजह से बहुत सारी दुनिया में चीजें चेंज हुई थी, इंडिया में बहुत सारी चीजें चेंज हुई थी, बट क्या इंडिया में कितने टेंडर कैंसिल हुए इनकी वजह से? कितने टेंडर कैंसिल हुए? मुझे सिर्फ दो बातें पता है। एक बात ये कि हमने सेंसस डिले कर दिया, अगले 6 साल तक हम सेंसस ही नहीं कर पाए, अब 2027 में करेंगे, अभी 2026 में कर रहे हैं सेंसस। एंड दूसरा, हमने धारावी की रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हमने बंद कर दिया। फिर 2022 में दोबारा टेंडर निकाले गए। अब बाकी सारी कंपनीज पार्टिसिपेंट समझ चुके थे कि टेंडर कौन जीतेगा, इसलिए बाकी सब पीछे हो गए, एक कंपनी को टेंडर मिल गया। ठीक है, तो दिक्कत क्या है इसमें सर? बेटा दिक्कत इसके अंदर ये है कि जो क्वालिटी आपको मिल सकती है वो नहीं मिल पा रही, जितना पैसा सरकार को मिल सकता है, रेवेन्यू मिल सकता है, उतना नहीं मिल पा रहा। बहुत सिंपल सी बात है, फेयर कंपटीशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना। आप यूपीएससी दो और हर बार आईएएस का बच्चा आईएएस बनेगा, फिर बताना कि सर क्या दिक्कत है। अगर सर बड़े लोग और बड़े हो रहे हैं तो और अच्छी बात है ना सर। उस बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने शुरू से अपने आईएएस पापा की बातें सुनी है, तो सर उसके अंदर आईएएस बनने की ज्यादा क्वालिटीज है। एज अ कलेक्टर सर वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा, क्योंकि उसने अपने पापा को एज अ कलेक्टर देखा है। तो हाँ सर, मैं ये इस पूरे पक्ष में हूँ कि कलेक्टर का बच्चा ही कलेक्टर बनना चाहिए सर। बोलोगे कभी ऐसा? तो फिर ये चीज क्यों बोल रहे हो कि इस इशू जस्टिफाई कैसे कर रहे हो फिर आप? राइट। तो क्वेश्चन यही है कि जो नेशनल चैंपियंस आप बना रहे हो अच्छी बात है, लेकिन इट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ कंपटीशन। अगर कोई नई कंपनी, कोई दूसरी कंपनी बढ़िया काम करके देना चाह रही है कम दाम में, तो उसमें क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें? क्यों उसको दबा रहे हो? इससे तुम एफिशिएंसी कम कर रहे हो, इसलिए बाकी कंपनी पीछे हो जाती है। कुछ कंपनी ग्रो कर रही है लेकिन कंट्री पीछे जा रही है। नेशनल चैंपियंस आर लार्ज डोमेस्टिक फर्म्स बैक्ड बाय स्टेट फॉर स्केल एंड ग्लोबल रीच। सरकार उनको एक्टिवली प्रमोट करती है, राइट। लेकिन इस स्ट्रैटेजी से होता क्या है कि कंपटीशन कम हो जाता है एफिशिएंसी के चक्कर में। बताया था ना, एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर आप पिछला एडिटोरियल सुन रहे हो तो। डिलीवर्स स्केल, लार्ज फर्म्स होती हैं क्योंकि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का यूज कर पाती हैं, बड़े स्केल पे आर एंड डी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर पाती हैं, बड़ा कैपिटल लगा पाती हैं। अच्छी बात है ये, राइट। एंड ग्लोबल रीच कैसे? भाई जैसे कि अगर वो इंडिया से बाहर भी कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है तो ये कंपनीज कर सकती हैं। तो हमको ये नहीं कह रहे कि बड़ी कंपनी नहीं होनी चाहिए, हम ये कह रहे हैं अगर बड़ी इंडिया में 10 बड़ी कंपनीज हैं तो हमेशा एक या दो को ही क्यों टेंडर मिल रहा है? बाकी भी तो बड़ी कंपनीज हैं, बाकी भी तो बड़ी कंपनी। हम ये तो नहीं कह रहे आप एमएसएमई को एयरपोर्ट बनाने का ठेका दे, तो हम तो नहीं कह रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि एयरपोर्ट बनाने के ठेके में अगर 10 कंपनी आ रही है तो 10 के 10 को फेयर चांस दो। अगर धारावी की रीडेवलपमेंट के लिए 10 कंपनी आ रही है तो 10 के 10 को फेयर चांस दो। टेंडर से जो जीते उसको बनाने दो। कोई एमएसएमई थोड़ी ना आ गई, राइट। तो जो बड़ी कंपनी है उनके अपने अलग फायदे होते हैं। इन दो सेंटेंसेस में बड़ी कंपनीज के फायदे गिनवाए गए हैं। ये नहीं कहा गया है कि सिर्फ एक ही कंपनी को फायदा मिलना चाहिए। इसके नुकसान क्या होते हैं? इट किल्स द कॉम्पिटिशन। बाकी कंपनी समझ जाती हैं कि हमारे यहाँ पे एंट्रेंस होने से कोई फायदा नहीं है, और जब एंट्रेंट्स नहीं आते हैं, नए एंट्रेंट्स नहीं आते हैं, कंपटीशन कम हो जाता है, तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। कैसे? पहले आपका महीने में 50 रुपए दे के मोबाइल बिल काम करता था, मोबाइल काम कर जाता था आपका। होटल में जाते थे, एक दाल मखनी और 3 रोटी ऑर्डर करते थे, एक दाल मखनी 3 रोटी। अब कंपलसरी हो गया सभी होटल्स के अंदर, आपको बफे खरीदना ही पड़ेगा। पहले आप 300 रुपए में खाना खा लेते थे 2 बंदे, लेकिन अब आपको 2 बंदों के लिए 1500 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं बफे में। तो 300 का बिल 1500 का हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि बफे अनलिमिटेड खाना खाना जरूरी है आपको। उसी तरह से मोबाइल्स में पहले बहुत सारी कंपनीज थी, एयरसेल और कितनी सारी थी, वर्जिन मोबाइल, और पता नहीं नाम भी नहीं ध्यान मुझे। इतनी सारी कंपनीज थी पहले, कंपटीशन था।
बहुत सस्ते रेट थे। अब क्या हो गया, सिर्फ 2-3 कंपनी रह गई हैं। बीएसएनएल तो आपको पता ही है, इंडिया वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी बीएसएनएल। उस बेस्ट कंपनी को अगर छोड़ दो तो 2-3 कंपनी बची हैं बस इंडिया के अंदर। अब वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि आप जितना बात करोगे मोबाइल पे, टॉक टाइम जितना होगा उसके हिसाब से आपका खर्चा नहीं होगा। यू हैव टू टेक द बफे, कंपलसरी है, अनलिमिटेड कॉल्स आर कंपलसरी, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, वरना बेचारी कंपनी डूब जाएगी। इनकी प्रॉफिट स्टेटमेंट देखो ना, कितना पैसा कमा रही है। तो ये चीज क्यों करी गई, इनको चैलेंज कैसे करोगे, अपनी कंपनी लॉन्च करके। बाकी कंपनीज आएंगी, लॉन्च करेंगी, सस्ता टैरिफ देंगी, तो बस बात बन जाएगी। लेकिन बाकी जो चल रही थी उनको आपने बंद करवा दिया। एयरपोर्ट में, सीमेंट सेक्टर में सेम चीज हो रही है। एयरपोर्ट्स में पहले कानून बदले गए थे ताकि एक पेट्रोल कंपनी एंटर कर पाए, उसको बहुत सारे एयरपोर्ट बनाने का ठेका मिल पाए, एंड अब सेम चीज एयरलाइंस के साथ हो रही है। जो कंपनी एयरपोर्ट चलाती है वो किसी एयरलाइंस में 10% से ऊपर का स्टेक नहीं ले सकती है, वरना वो एयरपोर्ट वाला उसी फ्लाइट को, उसी एयरलाइंस को प्रेफरेंस देगा, एंड वो उस एयरलाइंस का टर्न अराउंड टाइम कम हो जाएगा, यानी कि कम एयरक्राफ्ट के साथ में वो एयरलाइंस ज्यादा लोगों को सर्विस दे पाएगी, उसके प्राइसेस सस्ते हो जाएंगे, सर्विस बेटर हो जाएगी, ज्यादा लोग उसको प्रेफर करेंगे। तो इसीलिए जो कंपनी एयरपोर्ट चलाती है वो कंपनी किसी भी एयरलाइंस में 10% से ज्यादा का स्टेक नहीं रख सकती। अब न्यूज आई है कि इस चीज को भी सरकार बदलने वाली है, क्योंकि एयरपोर्ट चलाने वाले दादा को अब एयरलाइंस भी चाहिए। हर्ट्स जॉब्स, कैपिटल, तो क्या होगा इससे, इससे क्या होगा फिर, जो बाकी एयरलाइंस उनको समझ में आ जाएगा कि हमारे यहाँ पे काम करने का फायदा नहीं है, तो जो काम कर रही है वो जिंदा रहेंगी दिखाने के लिए, एंड नए प्लेयर्स एयरलाइन इंडस्ट्री में नहीं आएंगे। उनको पता है कि एयरलाइन इंडस्ट्री में अगर आने वाले टाइम में क्या कंपटीशन होने वाला है। लॉस किसका होगा, किसका होगा, आम जनता का। इंडिया की एयरलाइन सेक्टर नॉन कॉम्पिटेटिव हो जाएगा कंपेयर टू अदर कंट्रीज। फिर हम कहेंगे कि इंडिया एयरपोर्ट हब क्यों नहीं बन रहा है एज दुबई। फिर वो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े एडिटोरियल्स आएंगे उसके ऊपर। हर्ट्स द जॉब्स, कैपिटल इंटेंसिव जो फैक्ट्रीज होती हैं वो जनरली मैकेनाइजेशन पे जाती हैं, एंड एमएसएमईज जो होती हैं उनमें लेबर ज्यादा होती है, टेक्नोलॉजी कम होती है, राइट। तो हमें एमएसएमईज को प्रमोट करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि बड़ी कंपनी को प्रमोट मत करो, बट हमें कह रहे हैं कि फेयर कंपटीशन रखो, क्रोनी रिस्क। ये तो इकोनॉमिक सर्वे में आ चुका है कई बार। अब तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, कौन सा वो था, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला केस में, उसमें साफ साफ डेटा दिख रहा था आपको कि क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा है इंडिया के अंदर। पैसे दो एक नंबर में प्रॉपर, पहले तो 2 नंबर में रिश्वत देते थे, तो 1 नंबर में रिश्वत दी जाती थी केस वापस लेने के लिए, वरना ईडी भेज देंगे। मतलब रिटर्न में है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये तो रिटर्न में है सब कुछ, सरकार की वेबसाइट पड़ा हुआ है सब कुछ, मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार की वेबसाइट पे है सब कुछ। स्ट्रॉन्ग सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कि कंपटीशन एक्ट 2002 को अप्लाई करता है, तो उसको ठीक से काम करना चाहिए ताकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज ना कर पाए। एमएसएमईज को हमें पुश करना पड़ेगा, उनके लिए और इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। हम इतने सारे इंसेंटिव दे देते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों को, 1 रुपए में 99 ईयर्स की लीज दे देते हैं पूरे जंगल की। तो भाई एमएसएमई को क्यों नहीं दे सकते फिर, उनको भी थोड़ी बहुत लीज दे दो, उनको थोड़ा पैसे खर्च कर लो उनके ऊपर। न्यूट्रल पॉलिसी, आप पॉलिसी बनाओ ना, बंदे पे फोकस क्यों कर रहे हो, पॉलिसी बनाओ, एकदम फेयर टेंडर रिलीज करो, जो जीते खत्म। फर्म स्पेसिफिक सॉप्स क्यों देते हो कि इसी कंपनी को इंसेंटिव मिलेगा, ऐसा मत किया करो। स्केल, अभी मैंने व्हाट्सएप चैनल पे ना अपने कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी डाली थी, तो उसमें यही था कि दिल्ली में बाइसाइकिल्स दी जा रही हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, तो जानबूझ के बाइसाइकिल्स के लिए जो टेंडर निकाला गया, जानबूझ के साफ साफ दिख रहा है उस टेंडर को इस तरह से मैनिपुलेट किया गया, इस तरह से लिखा गया है कि सिर्फ एक ही ऐसी कंपनी है जो टेंडर जीते, और मजे की बात वो कंपनी बाइसाइकिल बनाती भी नहीं है, उसने जिंदगी में ना कभी बाइसाइकिल बनाई ना कभी बेची, बट टेंडर ऐसा डिजाइन किया गया कि सिर्फ उसी कंपनी को वो टेंडर मिलेगा, एंड उसको मिल गया। और 4,000 की साइकिल दिल्ली सरकार ने 7,000 में खरीद के फोटो खिंचवा के बच्चों को बांटी है, ठीक है ना। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और जब पकड़े जाओ तो एक्शन होना चाहिए। स्केल विदाउट कंपटीशन यील्ड्स जॉबलेस ग्रोथ, जॉब्स क्यों नहीं आ रही यूथ के पास में, क्योंकि आपको दिखता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत हो रही है, लेकिन एक ही कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है सारी, सब कंपनी नहीं कर रही है। सब कंपनी अगर कर रही होती ना तो ग्रोथ मिल रही होती है आपको, सारी कंपनी बढ़ रही होती है। प्रो मार्केट नॉट प्रो बिजनेस पॉलिसी बेस्ट सर्व्स विकसित भारत, विकसित भारत बनाना है तो भारत को विकसित बनाना है, या भारत में एक ही कंपनी होगी, वन इंडिया वन कंपनी, ऐसा नहीं होना चाहिए।